सांस्कृतिक ज्यादा नहीं होगी। देखो इस टॉपिक को कल अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। किसको? गुप्त वंश को। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा आप जानते पहले कल बताया था, क्या बताया था कब हुई थी? 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसको आदि पुरुष माना जाता है किसका? गुप्त वंश का। उसके बाद मैंने आपको सारे शासक बता दिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसके अलावा समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य था, कुमारगुप्त था और स्कंदगुप्त था। आज क्या पढ़ने वाले अपन? गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, गुप्त काल को, किस काल को? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कैसा काल कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल कहा जाता है। सो गुप्त पीरियड इज द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब आप यहाँ पे आपका सवाल बनेगा क्या, स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? ऐसा पूर्व है चलो हाँ 275 ईस्वी। चलो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल किसे कहेंगे? स्वर्णिम काल का मतलब होता है ऐसा काल, ऐसा समय जिस काल में, यानी जिस वंश के काल में देश की सर्वाधिक विकास हुआ। किसका सर्वाधिक विकास हुआ? किस चीज का सर्वाधिक विकास हुआ? सांस्कृतिक विकास हुआ। सांस्कृतिक विकास में क्या आएगा? जैसे उस काल के दौरान किसका ज्यादा निर्माण हुआ? स्थापत्य। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसके अलावा किसका विकास हुआ? किसका विकास होता है यहाँ पर? साहित्यिक विकास हुआ। इस कारण इस गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलो ये लाइन उतार दो फटाफट, राइट डाउन करो। स्थापत्य कला, साहित्य, विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में क्या होता? विकास हुआ था। इस क्षेत्रों में विकास होने के कारण, सर्वाधिक विकास होने के कारण इस चीज को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस काल को? गुप्त काल को। ये बात आपको याद रखनी है। माणिक्यलाल, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी, क्या नाम है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने कहा था कि इस काल के दौरान सर्वाधिक स्थापत्य का, साहित्य का और विज्ञान का विकास हुआ। इस कारण इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल। कई बार सवाल ये पूछा जाएगा कि किसने कहा था? तो किसने कहा था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। चलो अब देखते हैं इसके अंदर कैसे गुप्त काल में क्या हुआ था। आपके भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं और स्थापत्य और साहित्य में क्या क्या प्रगति हुई थी उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। इसको राइट डाउन करो। हो गया? देखो सबसे पहली बात क्या रखनी है, गुप्त शासक कौन? गुप्त शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैदिक धर्म के अनुयायी थे। एक बात तो ये याद रखनी कि वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अब इससे पहले एक और वंश आया था जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो उस धर्म के लोग उसके शासक किस धर्म के उपासक थे? सातवाहन वंश के शासक किसके उपासक थे? वो भी वैदिक धर्म के उपासक थे। लेकिन ज्यादातर गुप्त शासक थे वो या तो वैष्णव विष्णु भगवान को मानते थे या फिर किसको मानते थे? शिव भगवान। लेकिन इन्होंने क्या किया? इसके अलावा इन्होंने जैन व कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को भी क्या दिया? वो प्रश्रय दिया। प्रश्रय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर उन्होंने शरण दी या फिर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैदिक धर्म को मानना शुरू कर दिया और जैन बौद्ध धर्म को दबाना शुरू कर दिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि क्या किया? वैदिक धर्म के साथ साथ इसको परिचय प्रश्रय भी दिया। अब यहाँ पे देखो गुप्त वंश में एक और चीज होती है। पहली बार क्या होता है गुप्त वंश में? गुप्त काल में प्रथम बार किसका? मंदिर निर्माण कला। कौन सी निर्माण कला? मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया, क्या आपने देखा वहां पे मैंने किसी मंदिर का उल्लेख किया? मौर्य काल में किसी मंदिर का उल्लेख किया? नहीं किया। क्योंकि मौर्य काल में मंदिरों का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ था। मंदिरों का निर्माण किसके काल में शुरू होता है? तो मंदिरों का निर्माण सबसे पहले भारत में, ध्यान रखना, सबसे पहले भारत में मंदिरों का निर्माण
किस काल में शुरू होता है? तो ध्यान रखो, किस काल में? गुप्त काल में। अब मंदिर बनाए जाएंगे, वो साहित्य में आएगा, विज्ञान में आएगा, तकनीकी में आएगा, या फिर स्थापत्य में आएगा? किस में आएगा? स्थापत्य में। मैं पहले से ही बता चुका हूँ, किसी मंदिर का निर्माण होना, इमारत, दुर्ग, महल, मूर्तियां, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? कौन से आर्ट में आता है? आर्किटेक्चर में आता है, यानी स्थापत्य के अंदर आता है। तो गुप्त काल के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे? भारत में पहली बार किसका निर्माण शुरू हुआ? मंदिर निर्माण की कला का विकास किस शासकों द्वारा किया गया था? किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। चलो उतार दो। क्या चीज होता है? एक तो शासक धर्म कौन सा मानते थे? वैदिक। वैदिक धर्म मानेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? मंदिरों का। इसके साथ साथ इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को क्या नहीं किया? अपने राज्य में उन्होंने क्या दिया? प्रश्रय दिया था, ना कि उनके साथ में क्या किया? बुरा व्यवहार किया, ये ध्यान रखिए। और मंदिर भारत में पहली बार किस वंश के समय बनने शुरू हुए? गुप्त काल के दौरान। और गुप्त वंश का मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया था, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका क्या होता है? विकास होता है। इसका यहाँ पे ध्यान रखना, गुप्त काल प्रथम बार मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। आगे बढ़े, चलो यहाँ पे शैली याद रखनी, यानी जो गुप्त काल में मंदिर बनते थे उन मंदिरों की शैली क्या थी? शैली का मतलब क्या होता है? किस तरह से मंदिर बनाया जाता था। तो शैली का नाम याद रखोगे, और शैली का नाम क्या है? नागर शैली। तो गुप्त काल में जो मंदिर बनते थे वो किस शैली में बनते थे? नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस नागर शैली के अंदर होता क्या? देखो आपका क्या होगा? एक सभा मंडप होगा, और सभा मंडप के साथ साथ शिखर बना हुआ होगा, यानी शिखर युक्त मंदिर होगा। वह प्रदक्षिणा पथ बना होगा। प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? आप कभी किसी मंदिर में गए होंगे, आप जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मूर्ति के, जो पथ बना होता है, रास्ता बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। नागर शैली में जो मंदिर होगा उसमें सभा मंडप बना होगा, आधार पीठिका लगी, यानी एक बड़े चबूतरे पे क्या किया जाएगा? मंदिर को निर्मित किया जाएगा। और मंदिर के ऊपर क्या बना होगा? शिखर बना होगा, और प्रदक्षिणा पथ होगा। प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है? उसके आप क्या कर सकते हो? मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो। इसको प्रदक्षिणा पथ द्वारा निर्मित किया जाता है। कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से मंदिर बने थे। तो आपको यहाँ पे एक मंदिर याद रखना है, झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। झांसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। झांसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। वहां पर इस मंदिर का निर्माण हुआ, और नाम क्या है? झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है। एक तो ये, इसके अलावा एक मंदिर और है तिगवा। तिगवा मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर। इसके अलावा घुमरा, ये भी मध्य प्रदेश में है, घुमरा का। महादेव मंदिर। ये कुछ मुख्य मुख्य मंदिर है जिनका निर्माण कहां पे हुआ था? किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। चलिए आप बता दीजिए, इसको बाद में बात करते हैं। हो गया? बता दिए? चलो साथ साथ उतार दिया करो, कोई बात। अब देखो इसको, यहाँ पे ये मंदिर कला की बात होगी। कैसे क्या हुआ? सबसे पहली चीज बात किसकी हो रही है? गुप्त वंश के संस्कृत। संस्कृत उपलब्ध में क्या आती है? स्थापत्य कला, साहित्य, और क्या आता है? विज्ञान व तकनीकी। स्वर्णिम युग किसने कहा? इसको गुप्त काल को स्वर्णिम युग किसने कहा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा था। कारण क्या होता है? इन्होंने कहा स्थापत्य, साहित्य का, विज्ञान का अच्छा क्या हुआ था? विकास हो रहा है। इसका इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुप्त वंश को। आपको क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल। गुप्त शासक किस धर्म को मानते थे? ध्यान रखना है, वैदिक धर्म को मानते थे। इसके अलावा इन्होंने किस धर्म को प्रश्रय दिया? बौद्ध और जैन। मंदिरों का निर्माण भारत में किस काल के समय शुरू हुआ? गुप्त काल के समय। शैली का नाम बताओ? नागर शैली। नागर शैली में क्या होता है? सभा मंडप होता है, शिखर होता है, और प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके उदाहरण आपको मंदिर पूछ रहे, झांसी में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? दशावतार का मंदिर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भगवान विष्णु का मंदिर है। तिगवा, ये तिगवा आपका जो है ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। और घुमरा का महादेव मंदिर, ये भी कहां पर है? आपके एमपी के अंदर है। तो ये इन दो मंदिरों का वहां पे क्या हुआ था? निर्माण हुआ। तो मंदिर हो गए। मंदिरों के बाद में क्या है? अजंता की गुफाएं। अजंता कहां पर है? तो आपके अजंता है, पता है कहां पर? कहां पर है? महाराष्ट्र। जवाब देते हो? एक जना, दो जन, जोर से दे सकते हो। खा नहीं, महाराष्ट्र में। वीडियो सुनाने पीछे बच्चे क्या होगी? खाना निकला 15 दिन से, क्या है? हंसना नहीं है। जवाब आप क्या कर सकते हो? थोड़ा जोर से दे सकते हो। अजंता की गुफाएं कहां पर है? आपके महाराष्ट्र। ऐसा भी नहीं,
ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये अजंता की गुफाओं का निर्माण, चलो इनका निर्माण इन गुफाओं का निर्माण कौन से काल में हुआ था? निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अब इन गुफाओं में है क्या, यानी अजंता की गुफाओं में क्या है? एक और गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं, उसके बारे में बात करें। वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। ये अजंता की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। इन गुफाओं के अंदर चित्र बन रखे हैं। इन गुफाओं के अंदर क्या बन रखे हैं? चित्र। और किस धर्म से संबंधित चित्र है? बौद्ध धर्म के क्या बन रखे हैं? चित्र बन रखे हैं। ये बात आपको रखनी है यहाँ पर ध्यान। कौन से धर्म के चित्र है? बौद्ध धर्म के। इसके अलावा ऐसा नहीं सिर्फ बौद्ध धर्म के, कुछ चित्र ऐसे जो वैदिक धर्म से संबंधित है, लेकिन जो मुख्य चित्र बन रखे हैं वो किस धर्म के बन रखे हैं? बौद्ध धर्म के, जो महाराष्ट्र के कहां पे पड़ती है? आपके औरंगाबाद में पड़ती है। इसकी खोज जो है सबसे पहले एक व्यक्ति ने की थी। खोज किसकी? खोज अजंता की गुफाओं की खोज होती है 1824 में। कब होती है? 1824 में एक व्यक्ति खोज करता है जिसका नाम है जेम्स अलेक्जेंडर। क्या नाम है? जेम्स अलेक्जेंडर। तो इनकी खोज किसने की? तो जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824। आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी आप लिख दो फैक्ट है कि इसकी खोज मतलब सबसे पहले किसने देखा। ऐसा नहीं कि वो तभी गुफाएं पैदा हुई थी, इसका मतलब ये नहीं होता है। पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सबसे पहले दुनिया के सामने कौन लेके आए? जेम्स अलेक्जेंडर लेके एक पत्रिका में वो क्या करे, इनके चित्रों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। अब ये चित्र जो यहाँ पे बनते थे, पहले क्या है, पत्थर को तराश करके उसके ऊपर पॉलिश की जाती थी, और पॉलिश करके एक स्पेशल कलर के साथ में चित्र बनाए जाते थे, और बहुत ही क्या है बने हुए सुंदर चित्र बने हुए। टोटल कितनी गुफाएं? कुल गुफाएं, तो अजंता की कुल गुफाओं की बात करें तो कुल गुफाएं हैं आपके 29। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं, जिसमें से इन 29 में से 5 जो आपकी है, 5 चैत्य है, वह अन्य सभी जो है वो क्या है? विहार है। अन्य सभी क्या है? विहार। बता दिया आपको चैत्य और विहार के बारे में। चलो बता दो, चैत्य किसे कहते हैं? बताओ। जहाँ पर बौद्ध धर्म का पूजा करते हैं। हाँ राजू खड़ा। विहार किसे कहते हैं? जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, जिस ऐसी गुफाएं जहां पर बौद्ध धर्म के भिक्षु क्या करते हैं? निवास करते हैं, उसे तो क्या कहते हैं? विहार। और जहां पे पूजा होती है उसे क्या कहा जाता है? चैत्य। टोटल 29 जो केव्स बन रखी है, उसमें से 5 गुफाओं में क्या है? चैत्य है, और अन्य सभी में क्या बन रखे हैं? आपके विहार बन रखे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे गुफा नंबर याद रखो, गुफा नंबर या गुफा संख्या। टोटल 29 गुफाएं, अलग अलग 16, 17 व 19 गुप्त कालीन है। यानी इनका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, 16, 17। और इसमें एक इन गुफाओं के अंदर एक चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र। किसका? मरणासन राजकुमारी का चित्र। ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र। इतना सुंदर चित्र बना रखा है, जैसे राजकुमारी को देखो वास्तव में लगती है जैसे वो क्या उसकी क्या हो चुकी है? मृत्यु। मरणासन का मतलब क्या था? जो मृत्यु की शैया पे सो रहे उसे कहते हैं। तो मरणासन मतलब मृत्यु की हुई एक राजकुमारी चित्र, जो बहुत ही क्या है? जीवंत चित्र है, जो आपको किसके बारे में याद रखना है यहाँ पर? इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ से गुप्त कालीन टाइम में क्या बनी थी? बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं कहां पर है? तो बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, बाघ की गुफाएं आपके हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये इनकी गुफाएं, ये जो बाघ की गुफाएं, इनमें भी क्या है? गुप्त कालीन चित्र बन रखे हैं। इस किसकी तरफ? आपके अजंता की गुफाओं के चित्रों की तरफ। इन बाघ की गुफाओं की खोज जो है वो खोज होती है 1818 में। एक व्यक्ति था जिसका नाम बेंजन फील्ड था। क्या नाम था? बेंजन फील्ड, इस व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पे दोनों आपकी खोज किसने की, कब की, ये पता होना चाहिए। तो पहले खोज किसकी हुई? अजंता की गुफाओं की कि बाघ की गुफाओं की? क्योंकि ये कब होती है? 1818 में, और ये कब हुई? 1824 के अंदर हुई। चलो जल्दी से राइट डाउन कर दो इसको, साथ में करते रहो, बाद में मैं दोबारा समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ये तो थी किसकी बात? मंदिर निर्माण और गुफाओं की, जो किस टाइम में बनाई गई थी? आपके गुप्त काल के दौरान। अब बात करते हैं किसके बारे में? मूर्ति कला के बारे में। यानी गुप्त काल में मूर्ति कला का कैसे क्या हुआ था? विकास होता। मूर्ति कला का मतलब पता है? किसका निर्माण? स्टैच्यूज बनाना, यानी क्या बनवाना? मूर्ति बनवाना। अब यहाँ पे जो मूर्तियां बनती थी वो गांधार शैली में हुआ करती थी। कौन सी शैली में? गांधार शैली। गांधार क्या था बताओ?
पहले पढ़ा चुका हूँ, बताओ क्या था? महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन बताया? आदेव राजधानी बता। क्या थी राजधानी? तक्षशिला। अब ये जो गांधार की है, इस शैली है, इसका विकास किसने किया? तो ध्यान रखना है, विकास जो किया यानी इसको लेके कौन आया था? तो एक शासक था, कुषाण शासक। और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र शासक कौन था? कुषाण शासक, जिसका नाम क्या है? कनिष्क। और कल मैंने आपको लिखाया था इसके द्वारा किसकी शुरुआत की गई? शक संवत की। कब? 78 ईस्वी पूर्व। तो ये वही शासक है कुषाण जो कनिष्क है। ये क्या किया इसने? गांधार शैली का विकास किया। इस गांधार शैली के अंदर क्या है आपके? ग्रीक यानी यूनानी जो है शैली और भारतीय शैली का क्या है? मिश्रण है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इस कारण इसको कहते हैं आपके ग्रीको रोमन शैली। ग्रीको रोमन शैली या ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, क्योंकि इसमें कौन से धर्म का इसमें क्या है आपका शामिल है? बुद्धिस्ट शैली। ग्रीको बुद्धिस्ट शैली या फिर इसको क्या कहा जाता है? ग्रीको रोमन शैली। ग्रीक शैली और इंडियन शैली का क्या है? इसमें शैली का साथ में मिश्रण है। इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। इंडो ग्रीक मतलब इंडो मतलब इंडिया, ग्रीक मतलब यूनानी। यूनानी क्या है? ध्यान रखना, एक प्राचीन साम्राज्य हुआ करता था, सभ्यता हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? यूनान। यूनान जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रोम। और रोम वर्तमान में किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। तो ये यूनान है, इनकी जो सभ्यता है वो क्या कहलाती है? यूनानी सभ्यता। इनके द्वारा विकसित की गई भाषा भी क्या कहलाती है? यूनानी कहलाती है। इनके द्वारा विकसित की गई शैली भी क्या कहलाएगी? यूनानी शैली। लेकिन इस आप यूनान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस यूनान को अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस। और इनके द्वारा जो भाषा विकसित की जाएगी उसको ग्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीक। इसका यहाँ पे देख लो, ग्रीको रोमन मतलब क्या होगा? ग्रीस द्वारा विकसित। ग्रीस कौन सा देश है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यूनान कहते हैं। तो इसका नाम इंडो मतलब इंडिया को, मैंने 4 नाम बताया आपको शुरुआत में, इस वजह से इसका नाम इंडो, इंडिया को इंडो भी कहते हैं। तो इंडो ग्रीक शैली का मतलब क्या हुआ? इस शैली के अंदर इस ऐसी मूर्तियों में क्या होता है? भारत और जो यूनान से आए हुए जो मूर्तिकार है उनकी शैली का मिश्रण करके बनाए हुए, इसका इसको इंडो ग्रीक शैली या फिर इसको क्या कहा जाता है? गांधार की तरफ विकसित हुई थी। गांधार वर्तमान में किस तरफ पड़ता है? पाकिस्तान की तरफ। इसका किसने विकास किया इसका बताओ? कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। तो ये किसका अलग अलग चित्र बन रखे हैं इसमें? एक तो किसका चित्र ध्यान रखना है? बुद्ध की मानव रूपी मूर्ति। तो ये बुद्ध की क्या बनाई हुई है? मानव के रूप में दर्शाया गया बुद्ध को। ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे मूर्तियां बन रखी है, जिस कारण गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला का भी अच्छा विकास हुआ था। ये भी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। चलो बता दो, यहाँ तक बता दे। चलो, ये क्या था? स्थापत्य था। इसके अलावा एक स्थापत्य में याद रखना है, दिल्ली का लोह स्तंभ। कौन सा स्तंभ? दिल्ली का लोह स्तंभ। सुन रहे हैं इसके नाम बारे में? दिल्ली का लोह स्तंभ। और दिल्ली के लोह स्तंभ का नाम क्या है? मेहरौली। क्या नाम है? मेहरौली। अब ये इसके अंदर लिखा हुआ आपको आगे सी जो आपको बुक उसमें भी लिख रखा है। तो दिल्ली का लोह स्तंभ या मेहरौली लोह स्तंभ, इसका निर्माण किस काल में होता है? कौन से काल में होता है? गुप्त काल में होता है। जब गुप्त वंश के काल में होता है तो आज भी ये लोहे का बना हुआ है, आज भी इसके ऊपर क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। ये इसकी अनुपम विशेषता है। किसकी? दिल्ली के लोह स्तंभ की। तो इसका दिल्ली का लोह स्तंभ भी किस काल में विकसित किया गया था? तो इसका ध्यान रखना है, गुप्त काल के दौरान। ये आपके गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में बात, यानी मंदिरों के बारे में बात करी, गुफाओं के बारे में बात होगी। इसके अलावा किसकी बात होगी? मूर्ति कला की। और इसके अलावा कुछ क्या बनाए थे इन्होंने? स्तूप भी बनाए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तूप याद रखना है, धमेक का स्तूप। कौन सा स्तूप? धमेक का स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? जब बौद्ध धर्म के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बौद्ध धर्म की जो भिक्षु मृत्यु है, उसकी मृत्यु जो उसकी हड्डियां होती है उसके ऊपर टीले नुमा बनाई हुई आकृति क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। चलो, तो इसे धमेक का स्तूप भी बनाए। तो ये गुप्त वंश की क्या थी? आपके स्थापत्य। चलो, अब बात करेंगे गुप्त वंश के साहित्यिक विकास की। साहित्यिक विकास। साहित्यिक विकास का मतलब क्या होता है? इस काल में क्या था? किस तरह का साहित्य लिखा गया? साहित्य का मतलब क्या होता है? यानी किस तरह के ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन राइटर थे, उसका कैसे विकास हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, गुप्तकालीन भाषा। गुप्तकालीन भाषा यानी उस वक्त कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो उस वक्त भाषा जो बोली जाती थी उस भाषा का नाम था संस्कृत। अरे भाया,
गुप्तकालीन भाषा मतलब कौन से काल में बोली जाने वाली भाषा? गुप्त काल में। और कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। अशोक के टाइम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो साहित्यिक विकास की बात करें तो जितना भी साहित्य लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब अपन एक एक राइटर को यहाँ पे लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कौन से राइटर ने क्या किया। यहाँ पे एक राइटर आता है जिसका नाम है कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। सबसे पहले राइटर कालिदास। ये गुप्त काल के बहुत बड़े राइटर थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ये क्या थे? विद्वान थे। और एक यहाँ पे विद्वान होते हैं जिनका नाम है स्मिथ। क्या नाम है? स्मिथ। स्मिथ कौन है? एक इतिहासकार है। और स्मिथ ने क्या कहा कालिदास को? भारत का शेक्सपियर। क्या कहा इन्हें? भारत का शेक्सपियर। अब आपको कि शेक्सपियर कौन है? तो शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी के बहुत बड़े क्या है? राइटर है। और वो वैसे के वैसे संस्कृत का वैसा राइटर कौन है आपका? कालिदास है। इनको भारत का शेक्सपियर। अब कालिदास के ग्रंथों की बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा मेघदूतम। रघुवंशम। ग्रंथ लिखा कुमार संभव। ऋतु संहार। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, जितने याद रहे उतने ठीक है। ठीक है। मालविका, अग्निमित्रम। ये उनका एक और ग्रंथ था मालविका, अग्निमित्रम। और एक है विक्रमो वर्षीय। ये इनके ग्रंथ। नाटक लिखा रघुवंशम महाकाव्य। दिस वन दैट ऋतु संहार। ऋतु री उतार दो। हो गया। चलो देखो नाम क्या है? कालिदास। क्या कहा जाता है? भारत का इनको शेक्सपियर कहा जाता है। ग्रंथ कौन सा लगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है। क्या है? नाटक। ठीक है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीय। ये इनके क्या है? मुख्य मुख्य ग्रंथ है। चलिए अब इसके आगे एक व्यक्ति और नाम बात करते हैं जिनका नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा भी यहाँ पे दो ग्रंथ लिखे गए। एक ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। क्या मैं इस ग्रंथ का पहले मेंशन कर चुका हूं? अरे मैंने इस ग्रंथ को पहले कहीं पे कहा था? किस बात पे कहा था? इसने किसके ऊपर कमेंट किया था? मुद्रा राक्षस में किसके बारे में लिखा हुआ है? अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की बात नहीं थी। देवी चंद्रगुप्तम। ये दो इनके ग्रंथ हैं। देवी चंद्रगुप्तम में क्या है? चंद्रगुप्त जो है उसके क्या लिखे उसके बारे में लिख रखा है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डू यू वांट टू गो टू होम? गेट आउट फ्रॉम हियर। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और दूसरा कौन सा है? देवी चंद्रगुप्तम। ये दो ग्रंथ लिखे इसने। इस दौरान एक और राइटर है यहाँ पे शूद्रक। राइटर का नाम क्या है? शूद्रक। ये एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है मर्क्षिकट्टम। मर्क्षिकट्टम। एक तो ये ग्रंथ याद रखना है। चलो उतारो फटाफट। एक ग्रंथ लिखा गया अमरकोश। किसके द्वारा लिखा गया? तो अमरकोश, इससे नाम से ही पता चल जाएगा, अमर सिंह ने लिखा। किसने? अमर सिंह द्वारा। एक ग्रंथ लिखा गया वसुबंधु। ये भी इसी दौरान लिखा गया। दत्ता। तो ये मुख्य मुख्य ग्रंथ है जिनके बारे में आपको क्या रखना है? नाम याद रखना है। चलो उतार दो फटाफट। एक कहानियों की, बच्चों के लिए कहानियां लिखी हुई है पंचतंत्र में। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। एक भारवी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया कीर्तारा अर्जुनीय। क्या लिखा गया? कीर्तारा अर्जुनीय। ये जो लिखा गया भारवी द्वारा। इस ग्रंथ का नाम भी क्या रखना आपको यहाँ पे याद रखना। एक ग्रंथ लिखा गया शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसके द्वारा? महाकवि माघ द्वारा। और महाकवि माघ कहाँ के थे? आपके जालोर के आसपास के थे, भीनमाल से थे। इसका नाम याद रखना गुप्तकालीन। इसमें शिशुपाल वध नामक ग्रंथ लिखा। अंतिम ग्रंथ लिख दो, वो है स्वप्ना
वासुदत्ता। तो यहाँ चीज क्या याद रखोगे, जो पहले नाम लिख रखा मैंने, ध्यान रखना, पहले जो कुछ भी लिखा है मैंने वो क्या है आपके, क्या है, ग्रंथ है। देख लो, अमरकोश ग्रंथ का नाम है, वसुबंधु ये ग्रंथ का नाम है, और बाद में लिखा है वो किसका नाम है, उसके लेखक का नाम है। ग्रंथ में समझते हो, किताब पुस्तक किसने लिखी, अमरकोश किसने लिखा, अमर सिंह ने। मत्स्यकटम किसने लिखा, इस प्रकार से आपका मत्स्यकटम किसने लिखा, शूद्रक ने। हो गया, यस। सवाल नहीं पूछना कोई, पूछ लो। यहाँ क्या सवाल बना रहे थे मुझे, क्या कोई सवाल नहीं बन रहा आपके, हमें आधा घना ही बना था आधा, आज क्यों पूछ लो, सवाल पूछ सकते हो। वैसे नॉर्मल क्लास, फिर आपको लगेगा ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा था, हमारा क्लास बिगड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ, कोई सवाल नहीं बनता है, चलो ठीक है। अब समझो, किसका विकास, साहित्य विकास। गुप्तकालीन भाषा कौन सी थी, भाषा कौन सी है, संस्कृत है। स्मिथ क्या कहता है, ये स्मिथ कौन है, एक इतिहासकार है, इतिहास का लेखन करते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो आपका कालिदास था, और वो कौन सा लेखक था आपका, गुप्तकालीन लेखक था। उन्होंने कहा कि ये भारत का क्या है, शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है, अंग्रेजी की क्या है, बहुत बड़े राइटर है, अंग्रेजी के लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारे अच्छे क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे, अंग्रेजी में इनका बहुत ज्यादा नाम है। इसका कहा कि अगर शेक्सपियर की संस्कृत में किसी लेखक से तुलना की जाए तो वो कौन होगा, आपका कालिदास होंगे। इन्होंने ग्रंथ याद रखने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ये सारे ग्रंथ किसके हैं, किसने लिखे हैं, कालिदास ने। भगवान मूर्ति बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे एक राइटर आते हैं जिसका नाम क्या है, विशाख दत्त। ये विशाख दत्त क्या करते हैं, एक दो किताब लिखे, मुद्रा राक्षस, दूसरी कौन सी लिखते हैं, देवी समुद्र। मुद्रा राक्षस के बारे में ध्यान रखना, ये तो गुप्तकालीन के साथ साथ मौर्य काल के बारे में भी जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है, मौर्य काल। देखो, ये गुप्त काल पहले हुआ कि मौर्य काल पहले हुआ, मौर्य काल पहले। इनके बीच में लगभग 600 सालों का क्या होता है, अंतर रहता है। फिर भी मुद्रा राक्षस का जो राइटर है विशाख दत्त, ये किसके बारे में लिखता है, मौर्य काल। ये किसके बारे में लिखता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी जाति के बारे में भी क्या करता है, मेंशन करता है। उसके अनुसार कि मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक हीन जाति का व्यक्ति था, ठीक है, ऐसा भी कहा गया किसके द्वारा, मुद्रा राक्षस में। इसके अलावा शूद्रक नामक एक राइटर था, उसने कौन सी किताब लिखी, मत्स्यकटम। अमरकोश ने क्या लिखा, अमरकोश किसने लिखा, अमर सिंह ने। इसके अलावा आपका वसुबंधु किसने लिखा, वासुदत्ता। ये किसका नाम है, आपके लेखक का नाम है। अब देखो, पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा। इसमें क्या है, बच्चों के लिए क्या लिखी हुई है, कहानियां, बच्चों की कहानियां इसके अंदर आज भी पढ़ने को मिल जाती है आपको। जो बच्चों की छोटी छोटी कहानियां वो विष्णु शर्मा द्वारा कौन से टाइम में लिखी गई, गुप्त काल में। कीर्ता अर्जुन ये किसमें लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, 12वीं। इसके अंदर क्या है, अर्जुन के बारे में, युद्धों के बारे में वर्णन है। शिशुपाल वध किसने लिखा, महाकवि माघ में। ये महाकवि माघ जो कहाँ के थे, आपके भीनमाल राजस्थान से थे। और इन्होंने शिशुपाल वध लिखा। शिशुपाल एक शासक हुआ करता था जिसका वध किसने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था अपने चक्र के माध्यम से। इसका इसने लिखा इसके बारे में। और स्वप्ना वासुदत्ता ये किसने लिखा, ये ग्रंथ किसका है, भास्कर। तो ये आपको सारे ग्रंथ याद रखने, आपके जो आरबीएससी उसमें तो नहीं दे रखे, फिर भी आपको ये याद रखने कि ये आपके क्या थे, साहित्यिक विकास था। इसके अलावा एक चीनी यात्री भारत आता है, लिखा चुका मैं पहले, क्या नाम है उनका, चीनी यात्री क्या नाम है, जो गुप्त काल में भारत है, फाइयान। कौन है, फाइयान। इसके अलावा वैनसांग इत्सिंग आते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो चीनी यात्री फाइयान भी आता है, किसके टाइम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कैसा विकास था, साहित्यिक विकास। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या विकास हुआ था। क्लास बोरिंग तो किसके क्षेत्र में विकास, विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में विकास। अब देखो, ये पहला ऐसा क्या काल होगा जिसके टाइम में किसकी शुरुआत हुई, आपके विज्ञान और तकनीकी के विकास की शुरुआत हुई थी। देखो, इसको क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। विज्ञान और तकनीकी में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा किसका, आर्यभट्ट का। किसका नाम आएगा, आर्यभट्ट। ये इसी टाइम के दौरान हुए थे। आर्यभट्ट जो है ये क्या थे, प्राचीन भारत के बहुत बड़े क्या थे, एक तो गणितज्ञ, दूसरे ये क्या थे, भूगोलवेत्ता थे, यानी इन्हें भूगोल के बारे में भी क्या थी, अच्छी जानकारी थी। तो आर्यभट्ट का नाम याद रखना है।
इन्होंने गणित के बारे में बताया और किसके बारे में, भूगोल बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहली बात तो शून्य का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार। दुनिया के सामने पहली बार शून्य, जीरो कौन लेके आए, आर्यभट्ट लेके आए। इसके अलावा इन्होंने किसका मान बताया, पाई का मान, जो कि क्या है, पाई का मान बताया, जो कि वर्तमान में जो पाई का मान है कितना है, 22/7, उसके लगभग पास में यानी सटीक है। इस तो आप समझ सकते हो इतने साल पहले, इतने साल पहले गुप्तकाल कितने साल पहले था, 1500 वर्ष। 1500 पक्का, इतने साल पहले 1500 से 1700 साल पहले क्या था, शून्य का आविष्कार हो गया, पाई का मान बताया। इसके अलावा पृथ्वी की क्या बताई इन्होंने, गतियां, यानी पृथ्वी की गतियां कितनी वो बताया। वह किसके बारे में बताया, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने मेंशन किया। ये सारी चीजें इन्होंने भूगोल में भी बता दी थी। किसने, ये किसकी बात हो रही है, आर्यभट्ट। ये विज्ञान के क्षेत्र में बगैर किसके आपके दूरबीन वगैरह के यंत्रों की सहायता से इन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने क्या कर दी थी, बता दी थी। अब देखते हैं इनका ग्रंथ कौन सा है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। क्या नाम है, आर्यभट्टीय। ये इनका क्या था, ग्रंथ था, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था। इन्होंने क्या दिया, सूर्य सिद्धांत भी दिया था, सूर्य सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा सूर्य क्या है, सौरमंडल के मध्य में। ये सारी बातें आर्यभट्ट ने बताई थी बहुत साल पहले। ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में क्या था, बहुत बड़ा विकास था। अब इससे आगे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है वराहमिहिर। क्या नाम है, वराहमिहिर। ये भी बहुत बड़े क्या है, आपके गणितज्ञ है, वराहमिहिर। गुप्तकालीन क्या है, गणितज्ञ। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम याद रखने आपको, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, व वृद्ध जातक। ये किसके ग्रंथ हैं आपके, वराहमिहिर के। बहुत बड़े गणितज्ञ थे गुप्तकालीन। और यहाँ पे व्यक्ति होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये इनका ग्रंथ था। इनका किसमें योगदान है, एस्ट्रोलॉजी में, यानी ज्योतिष विज्ञान में इनका क्या था, खास योगदान था। ठीक है, ब्रह्म स्फुट। शल्य चिकित्सक धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी। शल्य चिकित्सक का पिता किसे कहा जाता है, पता है आपको, सुश्रुत को। किसको कहा जाता है, सुश्रुत, या फिर आपके चरक थे। उसके बाद में कौन आते हैं, धन्वंतरी आते हैं। और धन्वंतरी का जो ग्रंथ है, धन्वंतरी ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम याद रखना, नवनीतकम। क्या नाम है, नवनीतकम। नवनीतकम किसका ग्रंथ है, आपके धन्वंतरी का। और धन्वंतरी बहुत बड़े क्या थे, आपके उस वक्त के चिकित्सक थे। आप इनको क्या कह सकते हो, चिकित्सक कह सकते हैं। यानी इनका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या था, योगदान था। और ग्रंथ लिखा उन्होंने नवनीतकम। इसके अलावा एक और ग्रंथ लिखा गया अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। ये किसके द्वारा लिखा गया, वाग्भट द्वारा। ये भी उस वक्त के बहुत बड़े क्या थे, चिकित्सा क्षेत्र में इनका योगदान था, योग वगैरह के। तो उन्होंने अष्टांग हृदय लिखा और इन्होंने क्या लिखा, नवनीतकम लिखा। ये इसका साहित्यिक और कौन सा विकास है, तकनीकी विकास है। किसके टाइम का, आपके गुप्तकालीन। तो इसके साथ ही आपका कौन सी उपलब्धियां पूर्ण हो जाती है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। हो गया, उतार दिया। चले भाई, देखो किसका विकास, विज्ञान और तकनीक का। क्या नाम है, आर्यभट्ट। सबसे पहले गणितज्ञ है, भूगोलवेत्ता है। किसका आविष्कार किया इन्होंने, शून्य का। इसके साथ साथ कौन सी प्रणाली का इन्होंने आविष्कार किया था, दशमलव पद्धति। यानी आपका जो दशमलव होता है उसकी भी किसने खोज की थी, आपके इन्होंने। पाई का मान बताया, जो वर्तमान का जो मान है 22/7, उसके क्या है, लगभग क्या आपके समान है। पृथ्वी की गतियां, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत साल पहले बता दी थी।
ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, आर्यभट्टीय। वराहमिहिर एक तो क्या थे, खगोल शास्त्री थे और साथ ही साथ में क्या थे, ज्योतिष, क्या थे, साथ ही साथ में ज्योतिष विज्ञानी भी थे। ज्योतिष के बारे में इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। नाम क्या है, पहला ग्रंथ कौन सा है, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृत्त संहिता और वृत्त जातक। ये किसके ग्रंथ है, आपके वराहमिहिर के। ब्रह्मगुप्त एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम क्या है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। धन्वंतरी द्वारा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम नवनीतकम है। और वाग्भट के द्वारा क्या लिखा गया, अष्टांग हृदय। धन्वंतरी के बारे में याद रखना है, ये क्या थे, आपके शल्य चिकित्सक थे। इनके गुरु जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, सुश्रुत हुआ करते थे। और सुश्रुत ने एक ग्रंथ लिखा था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था सुश्रुत संहिता। और इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका योगदान था, ये भी इसी टाइम के आसपास ही थे, चरक। क्या नाम था, चरक। वो उनका भी चिकित्सा में योगदान था, जिन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, चरक संहिता। और सुश्रुत द्वारा जो क्या विकसित किए गए थे, जो उस वक्त जो ऑपरेशन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करते थे ये। और इसके अलावा उस वक्त जो शल्य चिकित्सा करने जो उपकरण यूज किए जाते हैं, उसके ज्यादातर उपकरण आज के चिकित्सा क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो सुश्रुत उस वक्त के कितने बड़े क्या थे। सही। इसके अलावा आप और नाम याद रखना चाहो तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, भास्कराचार्य द्वितीय नहीं है, भास्कराचार्य कौन सा है, प्रथम है, द्वितीय बाद में होते हैं, ठीक है। तो ये इनका भी आप नाम यहाँ पर क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो आपने क्या पढ़ा, एक तो किसके क्षेत्र में, स्थापत्य में, मंदिर बनवाए, स्तूप बनवाए, और इसके अलावा किसका निर्माण करवाया उन्होंने, गुफाओं का। फिर किसकी बात हुई अपने, विज्ञान और तकनीकी, जिसमें ये लोग हैं। और इसके अलावा साहित्य के विकास में कालिदास जैसे लोग, मुद्रा राक्षस लिखना, विशाख जैसे लोग, शूद्रक वगैरह जिन्होंने अच्छा कार्य किया। चलो इसके साथ ही आपकी क्या खत्म हो जाती है, सांस्कृतिक उपलब्धियां। अगला है गुप्तकालीन समाज, यानी इस वक्त का समाज कैसा था। चलो क्या थी यहाँ पर, अभी भी क्या है, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। तो वर्णों के नाम याद है ना आपको, भाई घर में पहले वर्ण व्यवस्था क्या थी, प्रचलित थी। क्या कितने वर्ण है, चार। कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, व शूद्र, वैश्य व शूद्र, ये चार वर्ण है। और ये अभी भी क्या है, गुप्त काल में भी वर्णों पर क्या थी, व्यवस्था थी। पहले अपने मौर्य काल पढ़ा, उसमें वर्ण थे, किसके अनुसार वर्ण व्यवस्था थी मौर्य समाज में, अर्थशास्त्र का। और किसने कहा था कि 7 प्रकार की जातियां हुआ करती थी, किस किताब में कहा था, इंडिका। अरे जब सवाल पूछ रहे हो तो मत लिखा करो भैया, बाद में लिख देना कि जाना है, जो चीज पूछो उसका जवाब दिया करो। वीडियो का मतलब ये नहीं कि मैं ठोक नहीं सकता हूँ, ठोक के फिर मैं वीडियो एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कितने थे, शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था, मैंने आपको बता चुका हूँ, क्या करना है, अध्ययन व अध्यापन, या फिर शादी वगैरह, विवाह वगैरह, यज्ञ करवाना, ये सारे काम किसके थे, इसके। तो गुप्त काल में इनका मुख्य काम क्या होता था, अध्ययन और क्या करवाना, अध्यापन। वैसे लोग क्या करते थे, गुप्तकालीन समाज में क्या किया करते थे, ये लोग व्यापार किया करते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, गुप्त काल में स्त्रियों की अच्छी खराब थी या अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। यहाँ तक कि आपको नाम होगा, पीछे मैंने बताया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। क्या बनी थी, शासिका बनी थी। किस वंश में, वागटाक वंश में क्या बनती है, शासिका बनती है। वागटाक वंश का शासक कौन था, रुद्रसेन। उसके साथ उसका क्या होता है, विवाह, और जल्दी क्या हो जाती है, रुद्रसेन की मृत्यु। तो उसका पुत्र जब छोटा होता है तो पुत्र को शासक बनाती है, लेकिन सारा राजकाज कौन चलाती है, प्रभावती चलाती है। तो इसका मतलब महिलाओं को वहां पे शासन चलाने को दिया जा रहा है। इसका मतलब गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी, कैसी रही होगी, अच्छी रही होगी। अच्छी रही मतलब क्या नहीं थी, पर्दा प्रथा ठीक है, नहीं थी, नहीं थी, यानी पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा समझते हो, पर्दा प्रथा समझते हो, हाँ, ढोने में बार बोले एक तो क्या नहीं थी वहां पर, पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में, जैसे कार्यों में, धार्मिक कार्य में क्या आएगा, जैसे क्या हो रहा है, कोई भी यज्ञ हो रहा है, में किसकी उपस्थिति आवश्यक थी, पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी। और पत्नी की उपस्थिति का मतलब क्या होता है,
महिला की उपस्थिति क्या थी, आवश्यक थी। इस कारण यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति मौजूद है। कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, 8 प्रकार के क्या थे, विवाह प्रचलित थे। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें देव विवाह, ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, ये इस प्रकार के विवाह के प्रकार है। जो 8 प्रकार के जो विवाह होते थे वो 8 प्रकार के विवाहों के क्या थे, वहां पर प्रकार क्या थे, विद्यमान थे। प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा, स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, किसी भी पत्नी को यानी महिला को क्या करने का, अपना पति चुनने का अधिकार था। जैसे सीता का विवाह किससे हुआ भाई, अरे सीता और किसकी जोड़ी थी, राम की। तो सीता को शादी करने के लिए क्या शर्त रखी हुई थी, क्या उठाना जरूरी था, धनुष, उसको स्वयंवर कहते हैं। जैसे द्रौपदी का विवाह किसके साथ होता, बताओ, अर्जुन के साथ। वैसे 500 पांडवों के साथ था, लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, उस तीर से मछली की आंख में क्या मारी थी, तीर मारा था। इस वजह से ये स्वयंवर था। वैसे यहाँ पर भी क्या थी, गुप्त काल में कैसी व्यवस्था हुआ करती थी, स्वयंवर की व्यवस्था होती थी। जाति व्यवस्था का क्या हुआ था, उदय हुआ था। जाति व्यवस्था का क्या होता है, उदय। उदय का मतलब क्या था, पहली बार क्या बननी शुरू हुई थी, यहाँ पर जातियां बननी हुई थी। और पाराशर, ये क्या है, कुछ जातियां जो गुप्त काल में हुआ करती थी। चलो बता दो जल्दी से। ये है आपका कौन सा, गुप्तकालीन समास। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी है कि बुरी है, क्या है, अच्छी। पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा में क्या होता है कि क्या महिला को क्या रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है। और जब भी वो बाहर जाते हैं तो भी उन्हें किसमें जाना पड़ता है, पर्दे में, यानी वो पुरुषों के सामने नहीं आते। धार्मिक कार्य में, यज्ञ में किसकी उपस्थिति जरूरी थी, पत्नी की। विवाह कितने प्रकार के हुए करते थे, 8 प्रकार के, जिसमें क्या क्या आपके नाम याद रखना चाहिए। जैसे ब्रह्म विवाह, ये सबसे पवित्र माना जाता था। देव विवाह, गांधर्व विवाह, पिशाच विवाह, जैसे कोई महिला सो रही है उसके साथ विवाह वगैरह कर लेना, ये किस में आता है, पिशाच विवाह में आता है। इसके अलावा राक्षस विवाह, अपहरण करके क्या कर लेना, विवाह कर लेना। इस प्रकार से कितने विवाह प्रचलित थे उस वक्त, लगभग कितने प्रचलित थे, 8 प्रकार के क्या प्रचलित थे, विवाह प्रचलित थे। और कुछ जातियों का उदय हुआ था। तो जातियों में कौन कौन सी थी, अंबस्ट और पाराशर। यहाँ पे वैश्य जाति के लोग क्या करते थे, व्यापार। शूद्र जो थे ये सेवा प्रदाता थे, इनका काम क्या था, बाकी 3 वर्णों की क्या करना, सेवा करना। और शासन कौन क्या करते थे, शासन क्या करते थे, आपके क्षत्रिय शासन। ठीक है, ये याद रखना गुप्त। इसके साथ आपका क्या समाप्त हो जाता है, गुप्त काल समाप्त हो जाता है। चलो बोर्ड साहब पढ़े आगे। Subscribe our YouTube channel for another updates. You will get such a offline come online videos on our YouTube channel. So don't forget to subscribe our